अगर मैं आपसे कहूं कि आज की दुनिया में किसी देश का राष्ट्रपति अपने ही देश में एक ही रात में बिना किसी युद्ध की घोषणा के और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के अचानक हिरासत में लिया जा सकता है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? हम जिस ग्लोबल सिस्टम को रूल्स, लॉज और इंस्टीट्यूशंस पर आधारित मानते हैं, असलियत में वो अक्सर ताकत और रणनीतिक हितों से चलाया जाता है। जियोपॉलिटिक्स में सच वही नहीं होता जो सामने दिखता है, बल्कि सच वो होता है जिसे पावर डिफाइन करती है। आज की कहानी सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की नहीं है। ये कहानी सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ और उस ग्लोबल ऑर्डर की है जिस पर दुनिया अब तक भरोसा करती आई है। ये एक ऐसी घटना है जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज भी किसी देश की स्वतंत्रता सुरक्षित है, या फिर बड़े देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के सामने वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ऑपरेशन को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला की तरफ खींच लिया है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दिशा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में समय था लगभग रात के 2 बजे। शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास और कुछ अन्य प्रमुख शहरों में लार्ज स्केल स्ट्राइक्स शुरू कर दिए। स्थानीय निवासियों के अनुसार फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेहद नीचे से उड़ान भर रहे थे, जिससे पूरे शहर में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूएस फोर्सेस ने सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस दोनों को निशाना बनाया, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में गंभीर डिसरप्शन की खबरें सामने आईं। और फिर इसी केओस के बीच अचानक पूरे इलाके की बिजली बंद हो गई। यही वो पल था जब अमेरिका ने एक गुप्त सैन्य अभियान को अंजाम दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस मिशन में अमेरिका की एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट डेल्टा फोर्स को इस्तेमाल किया गया। डेल्टा फोर्स दुनिया की सबसे सीक्रेटिव मिलिट्री यूनिट्स में से एक मानी जाती है। ये यूनिट यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत काम करती है। डेल्टा फोर्स कई हाई प्रोफाइल मिशंस का हिस्सा रह चुकी है, जैसे ओसामा बिन लादेन की तलाश, इराक हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन और 2019 का वो मिशन जिसमें इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया गया था। डेल्टा फोर्स को आमतौर पर हाई रिस्क और हाई वैल्यू मिशंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए डेल्टा फोर्स यूनिट को डिप्लॉय किया गया था, क्योंकि इस मिशन में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अब आते हैं इस ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन पर। डेल्टा फोर्स की टीम 2:01 पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के रेजिडेंस में दाखिल हुई। ये रेजिडेंस एक आम घर नहीं, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा वाला कॉम्पाउंड था। सोर्सेज ने बताया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक स्टील फोर्टिफाइड सेफ रूम में जाने की कोशिश की। वो अंदर तो पहुंच गए, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं कर पाए। इसके बाद अमेरिकी फोर्सेज ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया। इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई और केवल कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, ताकि एक्सट्रैक्शन टीम को सुरक्षित तरीके से काराकास तक पहुंचाया जा सके। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह पूरा ऑपरेशन लाइव देखा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पहले एक शिप और फिर एक एयरक्राफ्ट के जरिए अमेरिका लाया गया। ये विमान न्यूयॉर्क स्टेट के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। इसके बाद दोनों को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि इस ऑपरेशन की तैयारी में महीनों लगे और कई बार रिहर्सल्स की गईं। इसके लिए सही मौसम और सही समय का इंतजार किया गया था। सीआईए का एक सोर्स जो वेनेजुएला की सरकार के अंदर मौजूद था, उसने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की लोकेशन ट्रैक करने में अमेरिका की मदद की। ये ऑपरेशन दिखाता है कि आधुनिक समय में इंटेलिजेंस, प्लानिंग और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन किस स्तर तक पहुंच चुकी है और कैसे एक हाई वैल्यू टारगेट को बिना बड़े संघर्ष के हिरासत में लिया जा सकता है। इस पूरे ऑपरेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर की थी। ट्रंप ने लिखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक लार्ज स्केल स्ट्राइक को सक्सेसफुली कैरी आउट किया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर किया गया और फिर उन्हें कंट्री से बाहर फ्लाई किया गया। ट्रंप के मुताबिक ये पूरा मिशन यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया था। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के एयर स्पेस में यूएस कमर्शियल फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया। पैसेंजर सेफ्टी को देखते हुए सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को उस पूरे रीजन से बचने के निर्देश दिए गए।
वेनेजुएला की राजधानी काराकास के आसपास लगभग अब तक 5 लोकेशंस को टारगेट किए जाने की पुष्टि हुई है। इनमें पहला है जनरलिसिमो फ्रांसिस्को डे मिरांडा एयरबेस, जिसे आमतौर पर ला कारोलिटा एयरफील्ड के नाम से जाना जाता है। ये काराकास के भीतर स्थित एक अहम मिलिट्री एयरफील्ड माना जाता है। दूसरा टारगेट है फुएर्ते तियोना, जो काराकास का सबसे महत्वपूर्ण और हेविली सिक्योर्ड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स माना जाता है और वेनेजुएलन आर्म्ड फोर्सेस का सेंट्रल कमांड हब है। तीसरा लोकेशन है पोर्ट ला गुआयरा, जो काराकास का कैरिबियन सी से जुड़ने वाला मुख्य पोर्ट है। ये पोर्ट मिरांडा स्टेट में स्थित है और वेनेजुएला की मैरीटाइम सप्लाई और लॉजिस्टिक्स के लिए बेहद अहम माना जाता है। चौथा टारगेट है हिगेरोते एयरपोर्ट, जो मिरांडा स्टेट में काराकास के ठीक पूर्व में स्थित है और रीजनल एयर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा कंफर्म लोकेशन है एंटेनास एल वोल्कान। ये सेरो एल वोल्कान की ऊंची पहाड़ी पर स्थित टेलीकॉम टावर्स का कॉम्प्लेक्स है, जो मिरांडा स्टेट में कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस के लिहाज से बेहद स्ट्रेटेजिक माना जाता है। इन सारी घटनाओं पर वेनेजुएला सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में अमेरिका पर वेनेजुएला की जमीन और जनता के खिलाफ बेहद गंभीर सैन्य आक्रमण करने का आरोप लगाया गया। सरकार ने कहा कि इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। बयान में अमेरिका पर यह आरोप भी लगाया गया कि वो वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों, खासतौर पर तेल और खनिज पर कब्जा करना चाहता है। सरकार के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद वेनेजुएला की राजनीतिक स्वतंत्रता को जबरदस्ती कमजोर करना है। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश विदेशी सेनाओं की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो प्रतिरोध करेगा। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में तुरंत राजनीतिक और संवैधानिक संकट पैदा हो गया। शनिवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज को वेनेजुएला की प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिला दी गई है। ट्रंप के मुताबिक रॉड्रिगेज ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करते हुए कहा कि वे अमेरिका के साथ सहयोग करेंगी। लेकिन इसके तुरंत बाद डेल्सी रॉड्रिगेज खुद स्टेट टेलीविजन पर सामने आईं। उन्होंने देश से शांति बनाए रखने की अपील की, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की रिहाई की मांग की और साफ कहा कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के एकमात्र प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि वेनेजुएला किसी भी देश की कॉलोनी नहीं बनेगा। इसके बाद शनिवार देर रात वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि डेल्सी रॉड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट की भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि उन्होंने औपचारिक रूप से पद संभाला है या नहीं। इस ऑपरेशन के बाद सबसे तेज प्रतिक्रिया वेनेजुएला के आसपास के देशों से आई। पड़ोसी देशों के लिए ये सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सीधे रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़ा मामला है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर बमबारी हो रही है। उन्होंने इस बढ़ते संकट पर चर्चा के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक तुरंत आपात बैठक बुलाने की मांग की। लैटिन अमेरिका में इस ऑपरेशन को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली। लैटिन अमेरिका के कई देश जैसे क्यूबा, चिली, मेक्सिको और ब्राजील ने अमेरिका द्वारा किए गए बॉम्बिंग्स और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे एक अनएक्सेप्टेबल लाइन पार करना बताया। इस पूरे घटनाक्रम पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि वो इस घटना से डीपली शॉक्ड है और अमेरिका द्वारा एक सॉवरेन कंट्री और उस देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ फोर्स के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। वहीं रशिया ने भी अमेरिका के वेनेजुएला पर किए गए अटैक की स्ट्रांगली कंडेम किया और इसे आर्म्ड अग्रेशन बताया। रशिया ने सभी पक्षों से रिस्ट्रेंट और डायलॉग अपनाने की अपील की और आगे एस्केलेशन को लेकर चेतावनी दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि देशों को उन ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा कि उनका देश अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए स्ट्राइक्स में शामिल नहीं था और वो प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके पूरे मामले के फैक्ट्स जानना चाहते हैं। स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वे वेनेजुएला की स्थिति पर बहुत क्लोजली नज़र रखे हुए हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं। अब तक हमने देखा कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया के अलग अलग देशों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। किसी ने इसे सॉवरेंटी पर हमला कहा तो किसी ने इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। लेकिन अब जरूरी है ये समझना कि अमेरिका खुद इस पूरे ऑपरेशन को कैसे जस्टिफाई करता है, क्योंकि हर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में सच सिर्फ रिएक्शंस में नहीं बल्कि उस नैरेटिव में भी छुपा होता है जो एक्शन लेने वाला देश दुनिया के सामने रखता है। अब हम अमेरिका के ऑफिशियल स्टैंड को समझते हैं।
अमेरिका वेनेजुएला पर पहले लगाए गए नेवल ब्लॉकेड और अब किए गए इस मिलिट्री इन्वेजन को दुनिया के सामने ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ एक नैतिक मिशन के रूप में पेश करता है। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला की सरकार एक नार्को स्टेट है। नार्को स्टेट का मतलब होता है ऐसा देश जहां सरकार या उसके कई बड़े नेता और अधिकारी अवैध ड्रग्स के व्यापार में शामिल होते हैं या फिर उसे संरक्षण देते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर भी यह आरोप लगाया है कि वे ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग्स और इंटरनेशनल रैकेट्स के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से वेनेजुएला की लीडरशिप पर अथॉरिटेरियन गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप भी लगाता रहा है। अमेरिका का कहना है कि इन्हीं कारणों की वजह से उसने वेनेजुएला के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। अब इस पॉइंट पर एक पल के लिए ऐसा लग सकता है कि अमेरिका एक नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा है, कि अमेरिका दुनिया को ड्रग्स और क्राइम से बचाने निकला है। लेकिन यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि इस पूरे नैरेटिव के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई है, एक बड़ा, शांत लेकिन बेहद स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट है वेनेजुएला का तेल। तेल जो दुनिया की ताकतों को चलाता है, तेल जो सरकारें गिरा देता है और सरकारें बना देता है। और यही वो पॉइंट है जहां मोरालिटी का मास्क धीरे धीरे हटने लगता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित वेनेजुएला वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, जो सऊदी अरब से भी कहीं अधिक माना जाता है। यही वजह है कि वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। अमेरिका का असली लक्ष्य शुरू से ही साफ रहा है कि वे वेनेजुएला के ऑयल और गैस तक सीधी पहुंच बनाएं और दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल करे। वेनेजुएला ने लंबे समय तक यूएस ऑयल कंपनीज को अपने देश में काम करने से रोके रखा था, जिससे अमेरिका और उसकी कंपनीज के हितों को बड़ा झटका लगा था। इसी कारण कई बड़ी अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन को सपोर्ट किया था। इन कंपनीज को उम्मीद थी कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका दोबारा वेनेजुएला के तेल पर अपनी पकड़ बना पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिसंबर 2025 की एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को खुद खुले तौर पर स्वीकार किया था। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने हमारे तेल के अधिकार ले लिए, वहां हमारा बहुत सारा तेल था, उन्होंने हमारी कंपनीज को बाहर निकाल दिया और हम इसे वापस चाहते हैं। अमेरिका ने दुनिया के कई हिस्सों में इसी तरह की पॉलिसीज अपनाई हैं ताकि ग्लोबल लेवल पर अमेरिकन ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया जा सके और बाकी कॉम्पिटिटर्स को पीछे रखा जा सके। वेनेजुएला पर लगाए गए सैंक्शंस, एसेट्स फ्रीज और लगातार पॉलिटिकल प्रेशर इसी बड़े स्ट्रेटेजिक खेल का हिस्सा हैं। इन शॉर्ट, अमेरिका ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है, लेकिन असली मकसद इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करना है। वेनेजुएला का तेल ही इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली इनाम है और अमेरिकी नीतियां दशकों से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती रही हैं कि ये रिसोर्स किसी न किसी रूप में उनके कंट्रोल में रहे। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण एंगल है कि वेनेजुएला रशिया, चाइना और ईरान के साथ करीबी रिलेशन से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इस हालात में दूसरे देश क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने पहले ही रशिया और चाइना से मदद की मांग की थी। लेकिन रशिया इस समय यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह उलझा हुआ है। रशिया फिलहाल कोई नया सैन्य मोर्चा खोलना नहीं चाहेगा, खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ लैटिन अमेरिका में। यह भी संभव है कि अमेरिका और रशिया के बीच इस मुद्दे पर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जिसके तहत रशिया सीधे हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखे। अब बात करते हैं चाइना की। इस पूरे घटनाक्रम से एक दिन पहले ही चाइना के स्पेशल एनवॉय क्यू शाओजी वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मौजूद थे। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से मुलाकात की और कहा कि चाइना और वेनेजुएला के बीच अनब्रेकेबल ब्रदरहुड है। क्यू शाओजी ने यह भी कहा कि चाइना और वेनेजुएला यूएस नेवल ब्लॉकेड और पायरेसी के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। चाइना ने साफ तौर पर वेनेजुएला की सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ का समर्थन किया। लेकिन इसके बावजूद अगर चाइना के एनवॉय की मौजूदगी में अमेरिका ये सैन्य कार्रवाई करता है तो इससे एक बात साफ हो जाती है, अमेरिका का उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट है और ये बात चाइना भी अच्छी तरह समझता है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान खुद इंटरनल इंस्टेबिलिटी और इजराइल के साथ लगातार बढ़ते तनाव से जूझ रहा है। ऐसे में ईरान के लिए भी वेनेजुएला को कोई ठोस ग्राउंड लेवल मिलिट्री सपोर्ट देना व्यवहारिक नहीं है। निष्कर्ष ये है कि रशिया, चाइना या ईरान जैसे देश इस समय इस अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा तो कर सकते हैं। वे डिप्लोमैटिक और मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पर मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी देश वेनेजुएला को सीधा सैन्य समर्थन देने की स्थिति में नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध तो होगा, लेकिन जमीन पर ताकत का संतुलन अमेरिका के पक्ष में ही रहेगा।
अब आते हैं इस घटना के ग्लोबल इम्पैक्ट पर। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करते हैं। वेनेजुएला दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है और एस्केलेट होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। इसका सीधा असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा और प्राइसेस में तेज स्पाइक देखने को मिल सकता है। इसका दबाव एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे चाइना और भारत पर बढ़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ने से फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट सभी पर असर पड़ता है। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन पर भी आ सकता है, खासतौर पर उन देशों में जो ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, एनर्जी मार्केट्स और मेजर इकोनॉमीज इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि इस पूरी घटना का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इस घटना का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर यूनाइटेड नेशंस और उसके सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी पर पड़ता है। अमेरिका ने जिस तरह सीधे किसी दूसरे देश में जाकर उस देश के प्रेसिडेंट को मिलिट्री फोर्स के जरिए अरेस्ट किया, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत गलत और डेंजरस प्रेसिडेंट बनाता है। इससे ये सिग्नल जाता है कि अगर कोई पावरफुल कंट्री किसी नेशन को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ मानता है तो डिप्लोमेसी और सैंक्शंस की जगह डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड का कहना है कि ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर किया गया अटैक इल्लीगल और अनवाइज है। एडिटोरियल बोर्ड न्यूज़ रूम से अलग काम करता है और इसमें ऐसे ओपिनियन जर्नलिस्ट्स होते हैं जो रिसर्च, डिबेट और लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज़ के आधार पर न्यूज़पेपर का इंस्टीट्यूशनल व्यू रखते हैं। इस असेसमेंट से ये साफ होता है कि इस कार्रवाई पर सवाल सिर्फ राजनीतिक विरोधियों की ओर से नहीं, बल्कि मेनस्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया के भीतर से भी उठ रहे हैं। अगर सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर खुद इस तरह की एक्शन करता है तो यूएन की रोल और रेलेवेंस कमजोर पड़ती है। लंबे समय में ये परसेप्शन बन सकता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पावरफुल कंट्रीज को रोकने में इफेक्टिव नहीं है। ये ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम को भी प्रभावित करता है। अगर ऐसी एक्शंस को इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग चैलेंज नहीं मिलता तो दुनिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर से हटकर पावर बेस्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ सकती है। इसका सबसे बड़ा दबाव छोटे और मीडियम कंट्रीज पर पड़ेगा। ऐसे देशों को लगेगा कि अगर वो किसी बिग पावर के इंटरेस्ट के खिलाफ गए तो उनकी सॉवरेंटी और लीडरशिप सीधे खतरे में आ सकती है। नतीजा ये हो सकता है कि कंट्रीज या तो किसी पावरफुल ब्लॉक का हिस्सा बने या फिर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने पर मजबूर हों। कुल मिलाकर ये घटना ग्लोबल ऑर्डर के लिए एक सीरियस वार्निंग है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सवाल ये नहीं रह जाएगा कि क्या सही है, बल्कि ये होगा कि किसके पास ताकत है और कौन एक्शन ले सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।